आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख एक नवीन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से यह विषय कल से संबंधित है। कल हम लोगों ने आंकड़ों के अर्थ को जाना था और संग्रहण के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। संग्रहण के आधार पर, आंकड़ों के संग्रहण के आधार पर आपने प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों के बारे में जानकारी पाई थी। कल के व्याख्यान में आपने ये सुना था कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों में प्रश्नावली और अनुसूची प्रमुख हैं। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियों के अंतर्गत प्रश्नावली विधि का आज हम परिचय प्राप्त करेंगे। यानी कि आज का विषय है प्रश्नावली विधि। कि किस तरीके से प्रश्नावली विधि क्या है, जो कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक प्रमुख विधि है। इस परिचय को हमने कुछ उपविभागों में विभक्त किया है। प्रश्नावली परिचय के अंतर्गत हम विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। उन परिभाषाओं से प्राप्त निष्कर्षों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात आपको उत्तम प्रश्नावली की विशेषताएं बताई जाएंगी। देखिए, प्रश्नावली और अनुसूची ये दोनों विषय ऐसे हैं कि आंकड़ों के संग्रहण की आप इन्हें रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। अतः इनका विस्तृत अध्ययन और विस्तृत विवेचन अनिवार्य हो जाता है। बहुत तेज हमें नहीं भागना है, हमें आराम आराम चलना है। उतना ही आपको बताना है जितना एक दिन में आप समझ सकें और आपके दिमाग के अंदर वो बात पैबस्त हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो इस विषय को आज हम प्रश्नावली के परिचय को प्राप्त करेंगे। अगली क्लास में हम प्रश्नावली के प्रकारों का उल्लेख करेंगे। तत्पश्चात प्रश्नावली की रचना कैसे की जाती है, हम इस बात का अध्ययन करेंगे और फिर हम प्रश्नावली के प्रमुख गुण दोषों का विवेचन करेंगे। यानी कि प्रश्नावली से संबंधित अपने इस प्रथम व्याख्यान में आज हम लोग सिर्फ प्रश्नावली का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली, जैसा कि आप लोगों ने कल ही जान लिया था, कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक प्रमुख विधि है। इस प्रश्नावली विधि को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। जिस संबंध में बोगार्ड्स की परिभाषा महत्वपूर्ण है। बोगार्ड्स अत्यंत सरल शब्दों में कहते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है। शब्द सरल हैं, परंतु अभी प्रश्नावली का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। इन्होंने सिर्फ यह बताया है कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है, उसमें कई प्रश्न सम्मिलित हैं और जो कई व्यक्तियों को उत्तर हेतु दी जाती है। बोगार्ड्स की परिभाषा के बाद में गुडे और हैट की परिभाषा है। गुडे और हैट इसको इलैबोरेट कर रहे हैं कि सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक तालिका का व्यवहार किया जाता है जिसकी पूर्ति स्वयं उत्तरदाता करता है। अब बात कुछ कुछ साफ हो रही है। प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली एक मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन करने का, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का एक मेथड है, एक विधि है। इस विधि की क्या विशेषता है कि इसमें प्रश्नों की तालिका होती है। वे प्रश्न जो हमारी शोध समस्या से संबंधित होते हैं, जो हमारे शोध के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले होते हैं, उस शोध समस्या से सुसंगत प्रश्नों का चयन करके प्रश्नावली में रखा जाता है। यानी कि एक समुच्चय तैयार किया जाता है प्रश्नों का और उस प्रश्नावली को उत्तरदाता को दे दिया जाता है।
भरने के लिए, यानी कि उस प्रश्नावली की पूर्ति उत्तरदाता करता है, शोधकर्ता नहीं करता है। उत्तरदाता प्रश्नावली के प्रश्नों की पूर्ति करता है। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष था जो कि इससे पूर्व की परिभाषा, बोगार्ट्स की परिभाषा में नहीं था। अब देखिए कर्लिंगल की परिभाषा। कर्लिंगल प्रश्नावली को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि प्रश्नावली का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे यंत्र से है जिसमें ऐसे प्रश्न या एकांश होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। गुडे और हैट की ही बात की पुष्टि की जा रही है कि प्रश्न होते हैं या एकांश होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। व्यक्ति स्वयं देता है, जिसका साक्षात्कार लिया जा रहा है वह स्वयं उसमें भरता है, या जो उत्तरदाता है वो स्वयं उसमें भरता है, प्रश्नकर्ता नहीं भरता है। ये ध्यान रखिएगा, खास बात, ये आगे बहुत काम आएगी जब आप अनुसूची पढ़ेंगे तब। इसलिए ये जो बिंदु है, ये बिंदु याद रखने वाला है कि प्रश्नावली में उत्तर कौन दे रहा है, प्रश्नावली में उत्तर कौन दे रहा है, उत्तर कौन भर रहा है। जो उत्तरदाता है वह स्वयं उत्तर भर रहा है प्रश्नावली में। ठीक है। अब ये जो विभिन्न परिभाषाएं थीं, इन विभिन्न परिभाषाओं से हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। पहला निष्कर्ष मिलता है, प्रश्नावली में क्या होते हैं, छोटे छोटे अनेक कथन हो सकते हैं या अनेक प्रश्न हो सकते हैं। छोटे छोटे अनेक कथन और अनेक प्रश्नों की वो क्या है, एक सूची है। यह सूची सूचनादाता को दे दी जाती है जिससे हम वांछित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, और सूचनादाता एक निश्चित समयावधि में उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरकर प्रश्नावली को शोधकर्ता को वापस लौटा देता है। हमने एक क्वेश्चंस का सेट तैयार किया, क्वेश्चन का सेट जिससे हमें सूचना प्राप्त करनी है, हमने उसको दे दिया, कहा कि इसको 15 दिनों में भर के आप हमें भेज दीजिएगा। तो उसने एक निश्चित समय में जो हमने बताया, जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर भरा और भर के शोधकर्ता के पास भेज दिया। सूचनादाता के उत्तरों के आधार पर ही हमने वो सूचनाएं प्राप्त हो गई जो हमारे शोध से संबंधित थे। कोई आमने सामने बैठ करके कोई अंतरक्रिया नहीं हुई, सब कुछ परोक्ष हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है। आमने सामने की कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है इसमें। अब ये जो इस आधार पे जब हम प्रश्नावली बनाएंगे या जो प्रश्नावली बनी हुई है उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी कि आपके सम्मुख अगर कोई प्रश्नावली रखी जाए तो किन कसौटियों के आधार पे कसकर आप ये जानेंगे कि ये खरा सोना है या मिलावटी है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक उत्तम प्रश्नावली की क्या विशेषताएं होंगी। प्रश्नावली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रश्नावली को प्रत्यक्ष रूप से आपकी शोध समस्या से सुसंगत होना चाहिए, यानी कि प्रश्नावली में उन्हीं प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जिनका आपकी शोध समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। किसी भी ऐसे प्रश्न का समावेश नहीं होना चाहिए जिसका आपकी शोध समस्या से संबंध ना हो। इस बात को बहुत गौर से समझने की है कि आपने अपनी शोध समस्या के कुछ उद्देश्य बनाए हैं, अपनी समस्या को परिभाषित किया है, अपनी समस्या के लिए परिकल्पना का निर्माण किया है, यानी कि संभावित समाधान सोच रखा है। तो आप यह भली भांति जानते हैं कि आपको किन विषयों से संबंधित आंकड़ों की आवश्यकता है। तो आप अपनी प्रश्नावली में उन्हीं विषयों को, उन्हीं पक्षों को सम्मिलित करें जिनकी आवश्यकता आपके शोध में हो। किसी ऐसे विषय को जिसका संबंध आपके शोध से ना हो
अपनी प्रश्नावली में स्थान ना दें। आपकी प्रश्नावली आपकी शोध समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए, आपके उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। पता लगा आपने सब कुछ पूछा और जो आपका उद्देश्य था और जिस बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं उसी का कोई पक्ष छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप अनावश्यक पक्षों को शामिल करेंगे तो प्रश्नावली का विस्तार होगा। प्रश्नावली का विस्तार होगा तो उत्तर देने वाले को असुविधा होगी। प्रश्नावली अनावश्यक रूप से लंबी हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप अगर किसी श्रमिक से पूछ रहे हैं कि आपके कौन कौन से ऐसे आर्थिक कारण हैं कि जिनके वजह से आप आरा छोड़ करके दिल्ली कमाने जा रहे हो, तो फिर उससे संबंधित प्रश्नों में कहीं पे भी ऐसे कारकों का उल्लेख नहीं किया जाएगा जो सामाजिक होंगे, शिक्षा से संबंधित होंगे, स्वास्थ्य से संबंधित होंगे या फिर विवाह से संबंधित होंगे। जब आप आर्थिक कारकों पे अध्ययन कर रहे हैं तो आपकी प्रश्नावली भी आर्थिक कारकों पे ही केंद्रित होकर के आगे बढ़ेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तत्पश्चात प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। प्रश्नावली हमेशा मध्यम आकार की रखनी चाहिए। लेकिन प्रारंभ में जब आप प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, प्रश्नावली निर्माण के प्रारंभिक चरण में आप प्रश्नों की संख्या को अधिक रखते हैं। जितने आपको रखने होते हैं उससे लगभग 3 गुना अधिक। आपको जैसे 30 प्रश्न रखने हैं तो आप 90 या 100 रखेंगे। 90 या 100 इसलिए रखेंगे क्योंकि विभिन्न चरणों में जो असंगत प्रश्न होंगे उनको आप छांटते जाएंगे और अंततोगत्वा आप उन 100 में से 30 प्रश्न का चयन कर लेंगे जो आपकी समस्या से सीधे संबंधित होंगे और सुसंगत होंगे। प्रश्नावली में जब आप प्रश्नों की रचना करेंगे तो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होंगे वो सरल होंगे और स्पष्ट होंगे। अगर कोई वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी सरल और स्पष्ट होंगे। जैसे सरल और स्पष्ट का मतलब ये है कि उसके जो भी अर्थ होंगे वो अभिधा मूलक ही होंगे, सीधे सीधे ही होंगे। किसी तरीके की शब्द शक्ति का प्रयोग नहीं होगा, ना लक्षणा होगी ना व्यंजना होगी। सभी व्यक्ति यानी कि सभी स्तर के व्यक्ति, सभी मानसिक स्तर के, सभी बौद्धिक स्तर के, सभी शैक्षिक स्तर के व्यक्ति उसे समान रूप से समझ सकें। यानी कि जो कक्षा 5 पास है वो भी उन शब्दों को समझ सके और जो PhD होल्डर है वो भी उन शब्दों को समझ सके जो प्रश्नावली में लिखे गए हैं। प्रश्नावली आपके पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो लक्षणा और व्यंजना कहा, जैसे कि कोई भी अर्थ ऐसा नहीं होना चाहिए जो ध्वनित हो रहा हो। कुछ अर्थ होते हैं जो ध्वनित होते हैं, सीधे नहीं कहे जाते। तो प्रश्नावली में जो भी हो वो सीधा हो, सपाट हो। कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो कि ध्वनित हो रहा हो। इसके साथ साथ प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का आप समावेश कर रहे हैं वो पक्षपात रहित और संवेग रहित होने चाहिए, तटस्थ होने चाहिए। आपकी भाषा तटस्थ होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की आपकी भाषा पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आपकी भाषा किसी भी प्रकार से उत्तर देने वाले के अंदर किसी भी प्रकार का संवेग ना जगाए, ना सहानुभूति का जगाए, ना घृणा का जगाए, ना प्रेम का जगाए, ना कोई अन्य क्रोध का जगाए। अगर उत्तर देने वाले के मन में ये संवेग पैदा हो गए, प्रेम पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया,
घृणा पैदा हो गई, तो फिर आपको आपके प्रश्नों के स्वाभाविक उत्तर नहीं मिलेंगे। दूसरा पक्ष ये है कि प्रश्नावली की भाषा से अगर आपके विचार प्रकट होते हैं, आपका वैचारिक उन्मुखीकरण प्रकट होता है, आपकी विचारधारा प्रकट होती है, तो उत्तरदाता संभव है कि आपकी विचारधारा के अनुरूप ही सारे जवाब दे दे। इसलिए अपनी विचारधारा को उसमें परिलक्षित नहीं किया जाता। आप तटस्थ होकर सवाल पूछते हैं, आप न्यूट्रल होकर के सवाल पूछते हैं, आपकी भाषा किसी भी प्रकार के संवेगों को प्रकट नहीं करती। आप जैसे कि श्रमिकों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन उस सहानुभूति को आप अपनी प्रश्नावली में किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करते, क्योंकि एक शोधकर्ता सारे पक्षों पे तटस्थ होकर के अध्ययन करता है। अगर आपने अपने संवेग प्रकट किए तो आपका अध्ययन पक्षपात पूर्ण हो जाएगा, निष्कर्ष प्रभावित हो जाएंगे, फिर वो ना वैध रहेगा ना विश्वसनीय रहेगा। प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता ये प्रमुख गुण हैं। आप प्रश्नावली में जब प्रश्नों की रचना करेंगे तो आप सामान्य से विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, आप औपचारिक से अनौपचारिक प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। आप एकदम से नहीं पूछ लेंगे कि तुम दिल्ली जाते हो तो कितना कमाते हो ना। सामान्य से विशेष प्रश्नों की ओर आप पहले उसका नाम पूछेंगे, पिता का नाम पूछेंगे, कहाँ के हो भैया, कितने परिवार में हैं, कितना पढ़े लिखे हो। इन तरह के प्रश्नों से जब रख करके जब वो सहज हो जाएगा, प्रश्नावली में इन प्रश्नों को पढ़ के जब वो सहज हो जाएगा, तब आप उससे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न रखेंगे। प्रश्नों के रखने के इस क्रम को भी ध्यान में रखना है कि आप प्रश्नावली की प्रश्न रचना करेंगे तो इस तरह सामान्य से विशिष्ट की ओर करेंगे, औपचारिक से अनौपचारिक की ओर करेंगे। प्रश्नावली के आमुख पर अगर कोई निर्देश हो, आमुख पे निर्देश का अभिप्राय है हमारा कि कभी कभी हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं क्योंकि हम वहां पर प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हम शोधकर्ता को अपने स्तर पर कुछ निर्देश देना चाहते हैं तो उनको आमुख पर अंकित कर देना चाहिए। आमुख शुरुआती पृष्ठ पर अगर आप अंकित कर देंगे तो वो उन्हें पढ़ लेगा और जो आपने निर्देश दिए हुए होंगे उसी आधार पर अपने उत्तर देगा। अब प्रश्नावली के प्रकारों में आप लोग आगे पढ़ेंगे जाकर के कि प्रश्नावली में कुछ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं बहुविकल्पी के रूप में और कुछ प्रश्न एकांश या कथन के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं जिसके उत्तर पूर्व निर्धारित नहीं होते। जब हम विकल्प दे देंगे तो उसके उत्तर पूर्व निर्धारित हो गए और जब हमने उनको विकल्प नहीं दिया, मनोवांछित उत्तर देने के लिए कहा, तो उसे कहा गया खुली प्रश्नावली। जब हमने विकल्प दे दिए तो बंद प्रश्नावली। ये हम लोग प्रकार में आकर के डिस्कस करेंगे। तो अच्छी प्रश्नावली वह है जिसमें कुछ प्रश्न बहुविकल्पीय हो और कुछ प्रश्न ऐसे सम्मिलित किए जाएं कि जिनका उत्तर उत्तरदाता स्वेच्छा से दे, अपने शब्दों में दे। दोनों तरह के प्रश्नों का समावेश करना प्रश्नावली के लिए उत्तम माना जाता है। यानी कि वह प्रश्नावली
जिसमें संरचित और असंरचित दोनों का गुण पाया जाए। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हो, कुछ प्रश्न करके छोड़ दिए जाएं, दे के छोड़ दिए जाएं, जिनका उत्तरदाता स्वयं से उत्तर दे अपने शब्दों में। इस तरह से ये एक उत्तम प्रश्नावली की कुछ विशेषताएं थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ प्रश्नावली का जो परिचय है, प्रारंभिक परिचय जो है वो समाप्त होता है। अब अगले व्याख्यान में जब हम लोग अगले दिन उपस्थित होंगे तो प्रश्नावली के प्रकार को समझेंगे कि प्रश्नावली के कौन कौन से प्रकार हैं और प्रत्येक प्रकार के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मधु पांडे, अंकित कुमार, जी जी जी, कहाँ पे? गुडे और हैट्स, हाँ हाँ, गुडे और हैट, मैं बताता हूँ। गुडे और हैट ने कहा कि सामान्यतः प्रश्नावली का तात्पर्य ऐसी विधि से है जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए एक तालिका का व्यवहार किया जाता है जिसकी पूर्ति स्वयं उत्तरदाता करता है। ये गुडे और हैट महोदय ने प्रश्नावली विधि की परिभाषा दी थी। विनीता शर्मा, जी, किसकी परिभाषा? गुडे और हैट की? देखिए, मैं कर्लिंगर की परिभाषा, अच्छा, कर्लिंगर ने परिभाषा दी कि प्रश्नावली का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे यंत्र से है जिसमें ऐसे प्रश्न या एकांश होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। प्रश्नावली का तात्पर्य किसी भी प्रकार के ऐसे यंत्र से है जिसमें ऐसे प्रश्न या एकांश होते हैं जिनका उत्तर व्यक्ति स्वयं देता है। सीबी, हरिकांत, हाँ, क्या प्रश्नावली? प्रश्नावली में जो उत्तर जो देगा, जो जिससे हम प्रश्न पूछेंगे, यानी कि जो उत्तरदाता होगा वही उसको प्रश्नावली को भरेगा। शोधकर्ता प्रश्नावली की रचना करता है, लेकिन शोधकर्ता प्रश्नावली में उत्तरों की पूर्ति नहीं करता। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है प्रश्नावली में कि आप उत्तरदाता से उत्तर पूछें और आप भरें ना। जो उत्तरदाता होगा वही प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तरों को भरेगा। ठीक है? और इस संपूर्ण प्रक्रिया में उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता या शोधकर्ता की फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, आमने सामने की स्थिति नहीं होती। ठीक है? प्रश्नावली दे दी जाती है, उत्तरदाता उसको पढ़ता है और स्वयं उसके उत्तरों की पूर्ति करता है। जी, जयशंकर प्रसाद, कृपा, कृष्ण कुमार जी, ठीक है सर। कुमारी बबीता, ठीक है सर। मनीषा कुमारी, निशांत कुमार, पूजा कुमारी, ठीक है सर। पूजा कुमारी फिर से, पूजा पांडे, ठीक है सर।
शौकत अली, शुभम कुमार, स्वीटी कुमारी, आप लोगों को बकरीद और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बकरीद और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपकी ऑनलाइन क्लासेस शनिवार और सोमवार को स्थगित रहेंगी। तत्पश्चात हम लोग अपने निश्चित समय पर आपके सामने पुनः एकत्रित होंगे। हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे इसी निश्चित समय पे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने अपने त्योहारों का आनंद लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। प्रणाम सर।